नहीं, राम राम जी। बाबा रामदास दत्ता की खरी खरी चैनल से आज मेरे साथ फिर एक बार व्यालोक भाई हैं। जैसा कि मैं आपको कई बार इनके परिचय में बता चुका हूं। व्यालोक भाई स्वागत है। सबको राम राम जी, आपको भी। व्यालोक भाई एक बड़े प्रखर चिंतक विचारक हैं, सामाजिक चिंतक भी हैं। इनका सामाजिक चिंतन बहुत गहरा, बड़ा गूढ़ होता है। बिहार के रहने वाले हैं, दरभंगा के। व्यालोक भाई जी, बिहार पे एक डिस्कशन करना चाहता हूं। एशियन गेम्स मतलब बिहारियों ने जिस प्रदेश को डिस्कशन के लायक नहीं समझा, अब आप उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, हाँ, उसको वही सही। समझने की जरूरत तो है ना। हाँ बिल्कुल है, चलिए। तो ये बताइए, एशियन गेम्स हुआ, देश के खिलाड़ी 107 मेडल लेके आए और सभी लोग जो है अपने अपने प्रदेश के मेडल गिन रहे हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है। हरियाणा के इतने आए, पंजाब के इतने आए, महाराष्ट्र के इतने आए, यूपी के इतने आए, मणिपुर के इतने आए, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे छोटे राज्य, छत्तीसगढ़, एमपी, मतलब और तमाम बीमारू स्टेट्स, जो सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स थे, सब सारा देश मेडल गिन रहा है, बिहार जाति गिन रहा है। क्या सब दिक्कत क्या है बिहार के साथ, जरा ये बताइए। देखिए, बिहार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके साथ जो भी समस्या है उसका कोई राजनीतिक हल नहीं निकले। और मैं ये बात कई बार कह चुका हूं आपसे, व्यक्तिगत चर्चा में। मैं जो लिखता हूं, बोलता हूं, अब मैंने बिहार पर लिखना बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत गालियां मिलती थी कि जन्मभूमि है, मातृभूमि है, और इसके अलावा हमारे बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस होते हैं। ये जो कोड है ये तो है ही। समस्या ये है कि बिहारियों को बिहार से मतलब नहीं रह गया। ये सबसे बड़ी समस्या है। बिहार अभी अगर किसी से मुकाबला कर रहा है तो वो नजदीकी मुकाबला है बंगाल के साथ। कुछ वर्ष पहले तक बिहार यूपी को देख के संतोष कर लेता था, यहाँ तक कि अभी जो बुलडोजर वाला मामला है महाराज जी का, यूपी का, उसको भी बिहारी लोग उसकी भी जड़ बता देंगे, और वो कोई खास मतलब बुरी बात नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जब पहली बार आए थे शासन में तो उन्होंने बुलडोजर नहीं चलवाए थे, लेकिन हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाए थे, उन्होंने अपराधियों को बाहर किया था, संगठित अपराध पर लगाम लगाई थी। और यही वजह थी कि दूसरे टर्म के लिए जनता ने उन्हें झोली भर कर सीटें दी थी। मैं ये 2010-15 के बीच की बात कर रहा हूँ। 2005 में वो पहली बार आए थे। तो जब दूसरी बार जनता ने उनको भर झोली सीटें दे दी तो नीतीश जी को एक बीमारी लगी, और वो बीमारी आप जानते हैं। उस बीमारी का नाम है महत्वाकांक्षा और गलतफहमी। गलतफहमी की दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं, वैद्यराज धन्वंतरी के पास भी नहीं होगी। जब व्यक्ति अपने बारे में कुछ ऐसी बातें सोच ले जिसका कोई कहीं सिर पैर नहीं हो तो उसके पास कोई हल नहीं होता है। ये हुआ समस्या का राजनीतिक पक्ष। जहां तक कि नीतीश जी डिरेल हुए, जो जंगल राज से लेके आए थे, थोड़ा बहुत बिहार को पटरी पर लाए थे, एक आध शहर जैसा कुछ बनने लगा था पटना में। अब दूसरे पहलू की ओर बात करें। अभी जातिगत सेंसस हुआ है और उसके मुताबिक बिहार की जनसंख्या दिखाई गई है 13 करोड़। ये सरासर गलत जनसंख्या है, क्योंकि 4 करोड़ बिहारी पूरे देश में यत्र तत्र सर्वत्र फैल कर मार खाते हैं, गाली खाते हैं और किसी तरह अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में जो रह रहा है वही केवल मार खा रहा है, या बेंगलोर में जो रह रहा है वही केवल मार खा रहा है। कश्मीर में रिक्शा चलाने वाला या मजदूरी करने वाला भी कभी भी मार खा जा रहा है, कभी दिल्ली वाला मार खा जा रहा है। और दिल्ली में सबसे अधिक बिहारी हैं, 50 लाख
60 लाख से ज्यादा होंगे। बावजूद इसके उनकी राजनीतिक वक़्त इतनी ही है कि एक दो उन्होंने अपने विधायक बना लिए हैं और केजरीवाल को दिल्ली पर थोप दिया है। अब आपका जो मूल सवाल था, अब मैं उस पर आता हूं। इतनी भूमिका थी ताकि लोग बिहार को थोड़ा बहुत समझ सकें। एक राजनीतिक पक्ष है, दूसरा सामाजिक। सामाजिक पक्ष ये है कि 4 करोड़ बिहारी तो बिहार में रह ही नहीं रहे हैं, तो फिर सोचेगा कौन उसके बारे में। और जो रह रहे हैं उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि येन केन प्रकारेण पटना में एक फ्लैट हो जाए। आप पटना चले जाइए, आप गए भी होंगे, तो पटना में शहर कहने लायक कुछ नहीं है। और पटना मुश्किल से मुझे लगता है कि आप बेली रोड से लेके और नाला रोड तक का जो इलाका है, या फिर इधर आप दानापुर की तरफ बढ़िए तो जो गोला रोड है, उतने दूर में पटना खत्म है। और वह भी घिचपिच है। कितना भी जो वहाँ के ओवरब्रिज बने हैं, मतलब नागरिक सुविधाएं नहीं है, फिर भी वहाँ रियल स्टेट का दाम मुझे लगता है भारत में सबसे ज्यादा है। क्यों है? 2 वजह हैं। एक तो हमारे बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस जो होते हैं वो 1 नंबर के कुकर्मी होते हैं, खूब सारा माल बटोरते हैं। तो वो माल बटोर के उनको कोई मतलब ही नहीं है कि 5 लाख की चीज उनको 35 लाख में दी जा रही है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। दूसरा, जो साइबर कुली हैं या मेरे जैसे मजदूर हैं जो बाहर रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, हैदराबाद में रह रहे हैं, उनको जब मौका मिलता है तो वो यह चेक नहीं कर पाते हैं कि उनको जो संपत्ति दी जा रही है वो सचमुच कितने की है, तो वो ठगे जाते हैं। ये 2 बातें हुई। आपने सवाल पूछा कि पूरा देश जब मेडल गिन रहा है तो बिहार जाति गिन रहा है। इसको थोड़ा पीछे ले चलिए। बिहार में झूठे पैगंबरों की पूजा करने का, उनका मजार बनाने का पुराना ट्रेंड रहा है और आज से नहीं रहा है। 1970 ईस्वी तक आप बिहार का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो औद्योगिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मेरे दरभंगा में 3-3 मिलें थी। और वो मेरे बड़े होते होते, मतलब 6-7 वर्षों से 10-12 तक होते होते बंद हो गया। मेरा जो इलाका है वह चीनी का कटोरा था। वहाँ खूब गन्ना होता था, वहाँ अशोक पेपर मिल था, सब बंद हो गया एक एक करके। आपका बेगूसराय बर्बाद हो गया, डालमिया नगर तबाह हो गया, डेहरी ऑन सोन तबाह हो गया। और जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार जिसके दम पर सरवाइव कर रहा था वह भी अलग चला गया, क्योंकि बिहार में तो कुछ बचा नहीं था। लालू यादव के जंगल राज ने उसको बर्बाद कर दिया था। 1975 में जेपी को जिन लोगों ने पैगंबर बनाया ना, मैं इस समस्या की जड़ जेपी के आंदोलन से मानता हूं। जेपी आंदोलन का असर पूरे देश में यह हुआ कि 2 साल के लिए सत्ता बदल गई, लेकिन बिहार में उन्होंने नासूर पैदा किया। आप नाम लीजिए और देखिए, सब के सब जेपी के चेले हैं। लालू यादव जेपी के चेले हैं, रामविलास पासवान स्वर्गीय जेपी के चेले थे, सुशील कुमार मोदी जेपी के चेले हैं, नीतीश बाबू जेपी के चेले हैं। तो जो काम जेपी को ये करना चाहिए था, उस वक्त महामाया प्रसाद हुआ करते थे मुख्यमंत्री बिहार के, और उनका बहुत फेमस एक डायलॉग था। वो 2 काम करते थे। अपनी टोपी उतार कर रख देते थे, एक टोपी पहनते थे, कांग्रेस सेवा दल में जैसी टोपी पहनते वैसी टोपी पहनते थे, वो उठा के मंच पर रख देते थे और कहते थे कि पूरा समाज इस टोपी को उठाएगा तभी मैं इसको धारण करूंगा। तो एक बावन आता था, एक बनिया आता था, जैसे भी जो भी, एक मियाँ जी आते थे और वो 4 लोग पकड़ के फिर उनको टोपी पर। दूसरा उनका डायलॉग मारक जो हुआ करता था, वह स्टूडेंट्स को मेरे जिगर के टुकड़ों कहते थे। स्टूडेंट का काम पॉलिटिकल उतना ही है जितना आवश्यक है, लेकिन जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऐसे ऐसे नायाब हीरे पैदा करेंगे तो वो एक के बाद एक होता चला जाएगा। 1975 से 80-85 का ईस्वी किसी तरह घिसटता रहा, कांग्रेस ने भी बदहाल किया।
89-90 में मंडल ने रही सही लुटिया डुबो दी। दो राज्य जो सबसे ज्यादा बर्बाद हुए मंडल की राजनीति से, वह बिहार और यूपी थे। यूपी वाले अगर देख के बहुत हंसते हैं कि बिहार है या हम बहुत महान हैं, तो रुक जाइए, उनको बहुत हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी बहुत ठीक नहीं हुए हैं पिछले 5 साल में। आपके यहाँ भी अखिलेश यादव लाखों लोगों के तारणहार हैं। बिहार में भी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव लाखों लोगों के तारणहार हैं। जातिवाद नसों में समाया हुआ है। अभी थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया है स्पोर्ट्स पर, बाकी जगहों पर। तो बिहार में तो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। एक ले दे के मोइनुल हक स्टेडियम हुआ करता था, वह आजकल उसमें गायें चरती हैं, इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई है, और उसमें लोग गोबर वोबर के उपले कंडे ये सब बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बाद में बात करेंगे स्पोर्ट्स की। जो भावनागत बात है, वह बात यह है कि बिहार जब मंडल की गिरफ्त में आया, तो दूसरे राज्यों और बिहार में एक बुनियादी फर्क आया। दूसरे राज्यों में जाति व्यवस्था है, जातिवाद है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां जाति और राज्य, इन दोनों में अगर चुनाव का वक्त आता है तो लोग राज्य को चुन लेते हैं। जैसे मैं डीयू में था या जेएनयू में था, तो बच्चों में झगड़ा होता ही है। अब बच्चों में अगर बिहारियों का झगड़ा होता था तो कहा जाता था, पहले पूछा जाता था कि कौन जात है। अगर सुकुल लोगों का झगड़ा हुआ है तो सुकुल लोग जाएंगे, पाणे लोग जाएंगे, झाजी लोग जाएंगे। अगर सिंह साहब लोगों का है तो ठाकुर लोग जाएंगे। अगर किसी राम का है तो राम और पासवान जाएंगे। ठीक है। और वहीं पर यूपी वालों का झगड़ा हुआ तो वो पूछते थे किससे हुआ है। मतलब यूपी में भी जातिवाद है, उड़ीसा में भी है, सब जगह है, लेकिन वो यूपी के नाम पर गोल बंद हो जाते थे। और ये मेरी एकदम आंखों देखी बात है जी। मुझे एक बात बताइए, अगर हम इतिहास पे नजर दौड़ाएं तो बिहार हमेशा से तो ऐसा नहीं था। बिहार ने तो पूरे भारतवर्ष पे, अखंड भारत पर रूल किया है। टैलेंट की बात करें भाई, गंगा के तराई में बसा हुआ इलाका, आज किसी भी राज्य, किसी भी देश की उन्नति, विकास के लिए जो मूलभूत तत्व चाहिए भाई, उन्नत ह्यूमन रिसोर्स, उन्नत जमीन, उपजाऊ जमीन, पानी और खनिज, ये सब कुछ तो बिहार में है। ऐसी क्या चीज है जो बिहार में नहीं है? पर बिहार की दुर्दशा हम पिछले 70-75 सालों से जो देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जब हम पॉलिटिकल लोगों से बात करते हैं तो एक बात ये निकल के आती है कि बिहारी अराजकता को पसंद करने लगे हैं। बिहार का एक बहुत बड़ा तबका है जो अराजकता में फलता फूलता है और अराजकता को पसंद करता है। तो बिहार अपना जो मूल कैरेक्टर है, जो उनके डीएनए में रहा है, उन्होंने पूरे देश पे, पूरे अखंड भारत, जो भारत भूमि थी, उस पर शासन किया है, और कोई 2-4 साल थोड़ी ना किया है ऐसा। अच्छा, मेधा के मामले में आप कहते हैं भाई सबसे ज्यादा आईएएस बिहार निकालता है। आज जितने भी लोअर लेवल के भी जो भी कंपटीशन है, उसमें भी आप नॉर्दर्न रेलवे में, मैं एक बार मेरे से पंजाबी भाई बात कर रहे थे कि फिरोजपुर डिवीजन और अंबाला डिवीजन में जितने भी रेलवे की भर्ती हुई है, सब बिहारी आके भर्ती हुआ है। तो भैया मेधा की कमी तो है नहीं, मेहनत की भी कमी नहीं है। मैं बिहार जब जब घूमने गया हूं तो मैं बता रहा हूं आपको, रियली आई वॉज ऑल स्ट्रक कि इतनी संपन्न धरा, हे भगवान, ऐसी उपजाऊ भूमि, मतलब प्रकृति ने क्या नहीं दिया है बिहार को। मैं उसी बात को, ये दुर्दशा, तो आप सिर्फ राजनीतिज्ञों को कब तक दोष देंगे? नहीं, मैंने दिया भी नहीं। मैं आपसे वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि केवल राजनीतिज्ञ एक पहलू है।
मैं ये कह रहा हूं कि बिहार की दुर्दशा के मूल में 2-3 कारण है, मल्टी प्रोंग्ड है। एक चीज पर आप उंगली नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि इच्छा शक्ति मर चुकी है बिहारियों की, किसकी इच्छा शक्ति? बिहारी लोगों की, बिहारी जनता की। जनता की? बिहार में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग बचे रह गए हैं, 8-9 करोड़ लोग, उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि क्यों? वह क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है। 2 कारण हैं इसके। पहला कि बिहार में कुछ नहीं है। आप जो देख रहे हैं ना दादा, या आप जो बात कर रहे हैं कि आई वॉज ऑ स्ट्रक, या आई वॉज सो आई वॉज इन ऑ, वो इसलिए है कि आप 5-10 दिनों के लिए जाते हैं। मैं 2.5 साल मैंने कोशिश की 2017 में कि मैं बिहार वापस लौट। बिहार के पास मेरी मेधा का, मेरी कुशलता का एक काम नहीं है जो वो मुझे दे सके। मैं लखनऊ में बैठ के काम कर रहा हूं और मैं करोड़ों बिहारियों में से एक। पहली बात। अब 2-3 मिनट मैं लगातार बोलूंगा, सुनिए उसको कि कारण क्या है। 4 करोड़ बिहारी बाहर रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्व शुरू होगा, सब लोग शारदा माई के गीत लगाने शुरू हो जाएंगे, शारदा सिन्हा के छठी मैया करेंगे। लेकिन आप सुबह छठ के सुबह वाले अर्घ में जाके देखिए कि क्या दुर्दशा नदियों की, तालाबों की, पोखरों की करते हैं। दिल्ली के यमुना नाले में बिहारी खड़े हो जा रहे हैं, फरीदाबाद में किसी नाले में खड़े हो जा रहे हैं, गाजियाबाद के हिंडन नाले में, ये सब नाले हैं। तो छठी मैया का गाना गाना इज नॉट आपका भाव दिखाना, समझ रहे हैं। आप नदियों को सुरक्षित रखें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, वो छठ का भाव था। उसमें बिहारियों ने खुद को फेल कर दिया है। दूसरी बात, जो बाहर 4 करोड़ जनसंख्या, किसी भी राज्य का 1/3 अगर बाहर रहने लगे तो आप समझ रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। उसको मतलब ही नहीं है उस राज्य से। खनिज अब बिहार के पास नहीं है। झारखंड अलग होने के बाद बिहार के पास कुछ नहीं है। 1 मेगावाट बिजली भी हम नहीं बना रहे हैं। सारी बिजली खरीद रहे हैं। अब इधर कुछ कृपा से सिंदरी विंदरी का शुरू हुआ है, तो हो सकता है कुछ नए रिकॉर्ड आ गए हो, वो मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ साल पहले तक हम सारी बिजली बाहर से खरीद रहे हैं। और वो धन्यवाद दीजिए केंद्र सरकार का कि वहां बिजली और सड़क सुधरी हुई है। आप बिहार के गांवों में जाइए, जितनी सड़कें स्टेट की हैं सब की सब टूटी फूटी हैं। दूसरी बात, आपने कहा अराजकता का सुख। अराजकता का सुख वही है कि 25,000 करोड़ की इलीगल इकोनॉमी खड़ी हो गई पिछले 4-5 साल में दारू की। हाँ बिल्कुल। आप सोचिए ये कितना बड़ा वॉल्यूम है, 25,000 करोड़ रुपए। जबकि बिहार का मुझे लगता है कि एनुअल बजट होता होगा 5-6 हजार करोड़ का, या शायद 10,000 करोड़ हो, या जो भी हो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 25,000 करोड़ कम नहीं होते हैं। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। शहर के नाम पर एक पटना है। और सबसे जरूरी बात, आपने कहा कि मेधा का, आप मेधा का अचार डालेंगे? कौन सी मेधा है? ये जो रट लगाते हैं सब बिहारी कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आईएएस होते हैं, ये बताएं कि बिहार के स्कूल से, कॉलेज से पढ़ के कौन आईएएस हुआ है? बिहार के स्कूल कॉलेज से पढ़ के कौन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होता है? नहीं होता है भाई जी। जैसे ये कोचिंग नगरियां हैं, जैसे लखनऊ भी एक कोचिंग नगरी बन गई है, राजस्थान में सीकर एक बहुत बड़ी कोचिंग नगरी बन गई, कोटा वोटा। बिहार में भी कोई कोचिंग नगरी, क्या पटना में है कोचिंग का माहौल? बिहार में है ना, पटना में, जिसमें आए दिन बम फोड़ दिया जाता है, उनसे लेवी वसूला जाता है। अच्छा। बिहार में है। जो कोचिंग चला रहे हैं वो भी चैन से नहीं रह सकते हैं। मेरे साथी हैं बहुत सारे जो काफी अच्छे कोचिंग देते हैं, वहां बहुत कम पैसों में देते हैं, गरीबों को तो मुफ्त पढ़ाते हैं। जो बच्चा आके कह देता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उनसे भी वसूली होती है, और वो नहीं देंगे तो मारपीट होगी, अच्छा, एक बम फोड़ सवाल देंगे। एक मिनट,
मैं एक नए मोड़ पे लाके चर्चा को मोड़ दे रहा हूं। आपको व्यालोक पाठक को अगले 15 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए और अगले 15 साल चुनाव नहीं होगा और आपको चुनाव जीतने का कोई प्रेशर नहीं है, मान लीजिए चुनाव होना ही नहीं है, आपको 15 साल मुख्यमंत्री रहना है बिहार का, आप क्या आमूलचूल परिवर्तन करेंगे बिहार में? बिहार में सबसे पहले जितने स्कूल हैं उन सब में तत्काल मिड डे मील बंद कर देना चाहिए। उन सब पर तत्काल प्रभाव से सारे शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो जानी चाहिए। अगर 1-2% है तो उनको कहिए कि भाई ठीक है, तुम परीक्षा देके फिर वापस आ जाना। बिहार के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना ये हुई है, जो मैं कह रहा था, आपने बीच में एक सवाल पूछा इसलिए वो गति रुक गई। 89-90 के मंडल आंदोलन के बाद बिहार में क्या हुआ, सारी राजनीति जो है वह जातिवाद पर आ गई और राजनीति केवल एक पक्ष है। मैं जो दूसरा पक्ष कह रहा था कि समाज का, कि बिहार में एक तो सरकारी अधिकारियों का कोई खौफ नहीं, जैसे देखिए कृष्णैया की हत्या हो जाती है बिहार में, और सरकारी अधिकारियों के प्रति एक सब, ये अजीब पैराडॉक्स है, इसको मैं 15 मिनट में नहीं समझा सकता हूं। सबसे अधिक वहां के लोग मरते हैं सरकारी अधिकारी बनने को, किसी तरह बीपीएससी यूपीएससी हो जाए, और सबसे अधिक अवमानना वही के लोगों की है, हिकारत की। अगर किसी सरकारी अधिकारी की गाड़ी हल्के से छू गई तो आप यकीन मानिए वो बिहार में लिंचिंग का शिकार होगा ही होगा, वो नहीं रुक पाएगा। और ये जो भाव अगर कहीं आपके दिमाग में है कि बिहार में बहुत खौफ है अधिकारियों का, तो भूल जाइए इसको, बिहार में खौफ नहीं। दूसरी बात प्रशासन की, ये वही नीतीश कुमार थे, वही नीतीश कुमार हैं। 1.5 साल में सारे अपराधी अंदर चले गए थे, सारे अपराधी भागने लगे थे, सब कुछ ट्रैक पर आ गया। वहां आपको डंडा दिखाना होगा, प्रशासनिक सुधार करने होंगे, शराबबंदी नाम की जो मूर्खता है उसको तुरंत रद्द करना होगा। आप एक शराबबंदी के नाम पर आपने कैसा विकट ये जाल फैलाया है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, उन सब की स्कूल बैग में दारू की बोतल है और वो स्मगलिंग कर रहे हैं। 9-9 लाख लीटर शराब चूहे पी जा रहे हैं। मतलब आपने तो लालू से भी ज्यादा मजाक बना दिया है भाई। चूहे नहीं पीते हैं, वो पुलिस स्टेशन में रखी जाती है शराब, पुलिस स्टेशन से बिकती है, सीधा सा फंडा है। पहले लोग थोड़ा परेशान होते थे, अब तो वहां होम डिलीवरी है। शिक्षा का जो तंत्र था, स्वास्थ्य का जो तंत्र था, वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मुझे याद है डीएमसीएच में नेपाल से लोग आते थे। आज जिस तरह गोरखपुर जाते हैं ना अस्पताल में, वहां के नजदीकी इससे, वैसे गोरखपुर तक से लोग आते थे डीएमसीएच में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। वहां 2-2 यूनिवर्सिटीज थी जहां 5-5, 6-6 नजदीकी जिलों के और बाकी जगहों के बच्चे आते थे, वहां हॉस्टल चलते थे। आज सब सन्नाटा है। लालू ने उच्च शिक्षा को पूरी तरह मठिया मेट किया और नीतीश ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को डुबोने का काम कर दिया। एक एनेक्डोट मैं सुना रहा हूं कि मैं समस्तीपुर में बीईपीसी के साथ काम करता था और 2000 स्कूल्स हम लोग देखते थे। आपको पता है, मतलब 5 वैसे स्कूल निकले 2000 में जिनमें पढ़ाई लिखाई कराई जा सकती। 2000 में 5। आप प्रतिशत निकाल लीजिए, मेरा गणित थोड़ा अच्छा नहीं है, 2000 में 5 क्या प्रतिशत हुआ, 0.0 कितने लगेंगे, वह प्रतिशत है। सारे मास्टर्स को आपने कभी भेड़ गिनने में, कभी बकरी गिनने में, कभी जात गिनने में लगा दिया है, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब हो। ऊपर से एक नया के पाठक नाम का रोग आ गया है, मनोरोगी आ गया है। उसको लगता है कि अगर मैं कैमरे के सामने कुछ कुछ चीजें कर दूंगा तो इससे मैं रॉबिन हुड बन जाऊंगा या इससे मेरा नाम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है।
आपके यहाँ सारी चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर ही गायब हो गया है। आज की डेट में बिहार में केवल 2 उद्योग चल रहे हैं, बालू माफिया और दारू माफिया। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। अपहरण उद्योग का क्या हाल है? अभी फिलहाल अपहरण उद्योग कम है, क्योंकि अब इसमें पैसा ज्यादा आने लगा है ना। अपहरण में तो बहुत मेहनत है भाई, उसको लाइए, 10 दिन जिंदा रखिए, खिलाइए, छुपने का टेंशन, आजकल के डिजिटल युग में सर्विलांस का टेंशन, बहुत सारी चीजें हैं। बालू माफिया में सीधे आमने सामने की बात है, पैसा लेन देन है, सरकारी अधिकारी जाते हैं, उनकी कुटाई कर देते हैं माफिया। और दारू वाले में तो सबसे बढ़िया है, होम डिलीवरी कीजिए और 3-4 महीनों में अपना 2 मंजिला ठोकिए। अच्छा, ये बताइए, अब इंडस्ट्री कैसे आएगी बिहार में? 3 जरूरी चीजें, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर। सुरक्षा से मतलब लॉ एंड ऑर्डर, आपका लॉ एंड ऑर्डर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, केंद्र सरकार की सड़कों से काम नहीं चलेगा ना, आपको दरभंगा के उस गांव तक जाना पड़ेगा जहां आप कोई लगा रहे हैं। पर मुझे अच्छी तरह याद है सर, मैंने देखा है जब पहला टर्म था नीतीश बाबू का, तो इन्होंने इंटीरियर गांव तक क्या शानदार सड़कें बना दी थी। वो क्या खत्म हो गया क्या? वो 15 साल पहले की बात है दादा, 4थे टर्म में घुसे हुए हैं वो। अच्छा। और तब भाजपाई भी उनकी पालकी ढो रहे थे ना। अब तो जंगल राज वाले उनके साथी हैं, अब क्या मतलब है उनका? अब तो उनको मतलब ही नहीं है, अब तो जंगल राज वाले साथी हैं, वो जंगल राज वाला काम कर रहे हैं। मैं इसको निष्कर्ष के तौर पर यह कह रहा हूं दद्दा कि आपका जो सवाल था उसको मैं 2-3 लाइन में अगर समेट, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, फिर से वही दिन आ गए हैं। और वो दिन नहीं आए हैं तो इसलिए नहीं कि नीतीश बाबू की सरकार प्रभावी है, नहीं, इसलिए कि सोशल मीडिया है और थू-थू हो जाती है, इसलिए कि टेक्नोलॉजी है, इसलिए थोड़ा अपराध कम हो रहे हैं उस तरह के, वरना वो सारी बातें वही हैं। तो आप जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं दुरुस्त करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, तो आपके यहाँ क्या खाकर कोई उद्योग लगाने आएगा? बिजली, इस वक्त बिजली की क्या पोजीशन है बिहार में वैसे? बिजली अभी शहरों में ठीक ठाक है, 14-15 घंटे आ जाती है, बाकी गांवों में राम भरोसे है। अच्छा, शहर में 14-15 घंटे को आप ठीक ठाक बोलते हैं? हाँ, बिहार के लिहाज से मैं ठीक ठाक बोलता हूँ। और गांव में फिर कितनी आती है? 7-8 घंटे। एक आध गांव ऐसे भी होंगे जहां एक दिन अल्टरनेट करके आती है बिजली। अच्छा, नहीं वैसे यूपी की मैं बता रहा हूँ कि मैं भी कल ही अपने आश्रम से आया हूं, तो गांव में 18 घंटे, शहर में 23-24 घंटे। ज्यादातर शहरों में 24 घंटे, नहीं तो बहुत होगा तो 23 घंटे तो अवश्य आती है। इवन कस्बों में भी 23 घंटे बिजली है। आप देखिए यूपी 18 घंटे एकदम आप घड़ी देख के जो है ना, घड़ी मिला सकते हैं बिजली के आने जाने के टाइम से। नीतीश कुमार का दावा था कि कम से कम 16 घंटे गांव में बिजली देंगे, 22 घंटे शहरों में देंगे, राज्य के एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए 6 घंटे लगेंगे। लेकिन गांधी सेतु को बनते हुए मैंने देखा है, जो पटना को जोड़ता है राजधानी को, और उसमें 22-23 साल लगे हैं। अरे बाप रे! तो मतलब 5 किलोमीटर के पुल में। देखिए, असल में सच ये है कि बिहार की चर्चा को एक सेशन में समेटा नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं समेटा जा सकता। आयाम है बिहार की दुर्दशा के, इतने आयाम है कि किस पे चर्चा की जाए। हमने बात शुरू की थी स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट्स तो बाद में परफॉर्मेंस आएगी जब बेसिक ढांचा ही उजड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, कुछ है नहीं है, तो निश्चित रूप से। तो भाई, आज लगभग आधा घंटे की चर्चा हो गई, आज हम इसको यहीं समेटेंगे। आपसे इस विषय पे मैं रेगुलर विचार विमर्श करना चाहूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि टॉपिक नया है, दर्शकों को पसंद आएगा और ऐसी चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे। वेलो भाई, आज आपने समय निकाला, आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी दर्शकों का आभार। दर्शकों से एक निवेदन है कि मेरा नया चैनल मैंने बनाया है, बाबा की खरी खोटी,
उस पर वाकई बहुत खरी खोटी चल रही है इन दिनों, तो बड़ा कमाल का कंटेंट उस पर आ रहा है। तो बाबा की खरी खोटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बैलुक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। धन्यवाद, राम राम, प्रणाम।